सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो आपकी क्लास है वो ज्योग्राफी की क्लास है और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का जो एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी तो जियोमॉर्फोलॉजी में एक फेमस थ्योरी कह लो, एक सिद्धांत कह लो, उसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, जहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आप करने जा रहे हो भू आकृतिक चक्र, जियोमॉर्फिक सर्कल। ठीक है, तो ये भू आकृतिक जो चक्र हैं ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके मैं ये लिखवा के ले लो कि पीजीटी और नेट लेवल में 2 क्वेश्चन आते हैं और टीजीटी में भी कई बार 1 क्वेश्चन आज की क्लास से पूछ लिया जाता है। तो मेरी क्लासेस ज़्यादा बड़ी हैं नहीं, छोटी हैं, तो सारे स्टूडेंट आराम से देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका टीजीटी लेवल भी कम लेवल नहीं है। अब एग्जामिनर टीजीटी में भी बढ़िया लेवल की क्वेश्चन कंडक्ट करता है। आप एचटेट टीजीटी उठा लो, DSSB टीजीटी उठा लो, तो काफ़ी डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप किसी भी क्लास को ज़्यादा हल्के में मत लिया करो, छोटी हो बड़ी हो, बट डिटेल से उसे ध्यान से देखा करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं भू आकृतिक चक्र। सबसे पहले ये भू आकृतिक चक्र दिया किसने? तो भाई ये दिया किसने था? डेविस महोदय ने। डेविस का नाम आप सबको पता ही होगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो काफ़ी कुछ किया था डेविस महोदय ने। जियो के अंदर काफ़ी सिद्धांत थे इनके, ठीक है, डेविस का अवतलन सिद्धांत, और भी ज़्यादा थ्योरीज हैं इसकी भूगोल के अंदर। तो भू आकृतिक चक्र, जियोमॉर्फिक सर्कल, डेविस महोदय ने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टीजीटी लेवल पर, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा पूछेगा कि ये चक्र किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए डेविस महोदय ने दिया, ठीक है। डेविस महोदय ने जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारा वर्क किया था, बहुत सारा काम किया था। इन्होंने जो भी नेचुरल फीचर्स हैं उनको, वो किस तरीके से बने हैं, उनमें कौन कौन सी अवस्थाएं लगी हैं, इस चीज़ को काफ़ी हद तक सोल्व किया था, ठीक है। एक चीज़ आती है डेविस की त्रिकुट, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मैंने जब दिया नेट तो दोनों बार ये क्वेश्चन आया था, नेट दिया, पीजीटी दिया, एचटेट में भी एक बार आया हुआ था ये। तो डेविस की जो त्रिकुट है, उन्हें डेविस की त्रिकुट मतलब किसको कहा जाता है डेविस की त्रिकुट? तो भाई 3 चीजें आती है। एक तो संरचना, अभी समझाऊंगी, यानी स्ट्रक्चर, संरचना, अवस्था और प्रक्रम। अवस्था टाइम को भी कह देते हैं, संरचना स्ट्रक्चर, और प्रक्रम यानी प्रोसेस। मीन्स डेविस कहता है कि कोई भी नेचुरल फीचर है, कोई भी आपका फीचर है, कोई भी आकृति है, लैंड फॉर्म है, वो इन तीनों से गुजर कर बनी है। यानी उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार की है वो आकृति, ठीक है, किस प्रकार की आकृति है, किस तरीके से बनी है, कितना समय लिया है, अवस्था यानी कौन सी अवस्था में है, अब कितना समय लिया है, कितने टाइम पीरियड से उस पर काम हो रहा है, और तीसरा प्रक्रम यानी प्रोसेस, कितनी तेजी से प्रोसेस कर रही है या कितनी धीरे से। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है डेविस की त्रिकुट किसे कहते हैं, ये तीनों आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो चौथा मिलेगा उपरोक्त सभी, या ये पूछेगा निम्न में से कौन सी डेविस की त्रिकुट में शामिल है, तब इन तीनों वर्ड में से आपको एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप तीनों वर्ड को अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लो। किसी प्रकार की चट्टान की संरचना कैसी है, कोई भी मान लो पर्वत बना है तो जो चट्टान है, जो रॉक है उस पर्वत की, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। सेकंड, कौन से टाइम से वो गुजर रहा है, कौन सी अवस्था से गुजर रहा है। थर्ड, कौन सा प्रोसेस उस पर काम कर रहा है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को डेविस महोदय ने अपने भू आकृतिक चक्र में भी शामिल किया और जियोमॉर्फोलॉजी में भी इनको इम्पोर्टेंट रोल दिया। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किसी भी प्राकृतिक फीचर को समझने में काफ़ी हद तक सहायता करती है, हेल्प करती है, ठीक है, समझ गए। तो डेविस की त्रिकुट को आप भूलना मत, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद
डेविस क्या कहता है। डेविस का एक फेमस लाइन है जो कि एग्जाम में भी आती है, पीजीटी लेवल पर भी और नेट में भी। लाइन क्या है? डेविस कहता है आपकी कोई भी चट्टान है, आपकी चाहे वो अगण्य चट्टान है, बिल्कुल सीधी बोलूं तो भाई चट्टानें चाहे वो अगण्य हो चाहे वो अवसादी हो, हमारी पृथ्वी की इतिहास की, जो हमारी पृथ्वी का इतिहास है उसकी हस्तलिपि हमें देती है, ठीक है। और दूसरी ओर समकालीन दर्शावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। समझ में नहीं आई होगी ना, अब समझोगे। डेविस कहता है चाहे आपकी अगण्य चट्टान हो चाहे आपकी अवसादी चट्टान हो, ये जब हम इनकी जांच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये अगण्य चट्टान कितनी पुरानी है, और अवसादी की जांच करेंगे तो ये भी हमें यही बताएगी कि ये कितनी पुरानी है। यानी इन दोनों ने हमें क्या बताया? हमारी पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें बताया, ठीक है। हमारी पृथ्वी के इतिहास की किताब हमारे सामने रख दी। तो चट्टान चाहे अगण्य हो चाहे अवसादी हो, हमारी पृथ्वी के इतिहास की हमें हस्तलिपि देती है, हमें हमारी पृथ्वी का इतिहास बताती है। और इसके साथ साथ और क्या करती हैं? समकालीन दर्शावली के लिए जो आप आज देख रहे हो उन सब के लिए भी बेस प्रदान करती है। यानी आज आप जो पर्वत देख रहे हो, जैसे आप हिमालय पर्वत मान लो देख रहे हो, तो वो कैसे बना, क्यों बना, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कौन? चट्टानें। तो चट्टानों की संरचना, टाइम पीरियड, कौन सा प्रोसेस, तो इन तीनों ही चीज़ों से ही किसी भी फीचर्स का निर्माण होता है डेविस महोदय के अनुसार। तो ये डेविस की त्रिकुट, ठीक है। और डेविस की जो फेमस लाइन है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। चट्टानें चाहे अगण्य हो चाहे अवसादी हो, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि यानी किताब हमें प्रस्तुत करती हैं और वर्तमान दृश्यावली के लिए हमें बेस देती है, आधार प्रस्तुत करती हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये लाइन आपकी आ जाती है पीजीटी लेवल पर, ये कथन किसका है, नेट लेवल पर ये लाइन किसकी है, ये कथन किसका है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये लाइन किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और जियोमॉर्फोलॉजी में इस लाइन ने काफ़ी तहलका मचा दिया था। अब आगे अपने आते हैं भूआकृतिक चक्र में। तो ये तो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब भूआकृतिक चक्र जो कि डेविस महोदय ने दिया था, अब डेविस महोदय क्या कहता है? डेविस महोदय के अनुसार जो हमारी सतलाकृति हैं, डेविस महोदय के अनुसार हमारे जो भी लैंड फॉर्म है, जो भी हमारे फीचर्स हैं, जो भी हमारी सतलाकृतियाँ हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है या उनकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। डेविस के अनुसार किसी भी सतलाकृति की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है भाई युवावस्था, युवावस्था। सेकंड इज प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। एंड थर्ड इज वृद्धावस्था, वृद्धा अवस्था। देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, युवा तो सबसे पहले जवान, तो युवावस्था, देन प्रौढ़ा, युवा और बूढ़े, यानी कई होते हैं ना, जैसे आपके बिल्कुल जवान भाई 20 से 30 35 तक, और फिर जो 40 और 50 वाले बंदे हैं वो प्रौढ़ावस्था में आ गए, 60 प्लस आपके वृद्धावस्था में आ गए, ठीक है। तो युवावस्था यानी आपके बिल्कुल जवान, प्रौढ़ावस्था युवा और वृद्धा के बीच वाली, और वृद्धावस्था। तो डेविस महोदय ने भी अपनी जो सतलाकृति है उनको 3 प्रकार में बांटा, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और इसके लिए डेविस महोदय ने क्या किया? डेविस महोदय ने एक नदी का एग्जाम्पल लिया। मैं आपको अभी समझाती हूँ किस तरीके से। तो ये 3 अवस्थाएं पहले आपको याद रहनी चाहिए कि डेविस महोदय ने सतलाकृतियों को कौन सी 3 अवस्थाओं में बांटा, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। डेविस महोदय क्या कहता है, आप एक डायग्राम देखो, इससे अच्छी तरीके से समझोगे। आप सबको पता है कोई भी रिवर निकलती है पर्वत से, पहाड़ से, मान लो कोई रिवर निकलती है तो वो ऊंचाई से निकलकर ऐसे बहती है, ठीक है भाई, ऐसे बहती है ना। कोई भी रिवर निकली इस तरीके से बहती है रिवर, और लास्ट में जाकर जो नदी है वो क्या होता है भाई, वो समुद्र में मिल जाती है। ये मान लो आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है। तो इस तरीके से एक नदी यहाँ से निकली और बहती बहती बीच में बहुत सारी चीज़ें बनाती है, अभी पढ़ेंगे, और लास्ट में समुद्र में मिल जाती है। तो सबसे पहले जब आपकी नदी कहाँ से, पर्वतों से निकली, तो उसमें पानी की गति कैसी थी?
तो उसमें भाई शुरुआत में जब नदी, जहाँ से नदी का उद्गम होता है, तो नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, पानी की स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो युवावस्था यानी इसमें जो नदी होती है, युवावस्था में नदी में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, और इसके साथ साथ नदी में क्या, नदी की स्पीड भी ज़्यादा होती है। अब क्या करेगी, देखो अब नदी में पानी की मात्रा भी ज़्यादा और स्पीड भी अधिक है, तो नदी अपने किनारों को नहीं काटेगी। मान लो ये नदी है, तो ये अपने किनारों को नहीं काटेगी। किसको काटेगी? अपनी खाई को, यानी अपनी गहराई को। तो नदी अपने गहराई को यानी अपनी घाटी को गहरा काटने लग जाती है और वी शेप की आकृतियाँ बनाती है, इस तरीके की, ठीक है। तो ये क्या बना है? आकृतियाँ बनी ना, आकृतियाँ बनी तो भू आकृतिक चक्र यही तो दिखाएगा हमें। तो नदी जब युवावस्था में होती है, पानी की मात्रा अधिक, नदी की स्पीड अधिक, तो नदी क्या बनाती है? तो नदी अपनी घाटियों को गहरा करने लगती है। किनारों पे से नहीं काटेगी, अपने किनारों को ज़्यादा नहीं काटेगी। किसको काटेगी? अपनी तली को काटती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नदी किस अवस्था में अपनी तली को काटती है? तो नदी किस युवावस्था में अपनी तली को, अपनी घाटी को काटने लग जाती है। तो आपको इसको याद रखना है, युवावस्था के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। ये इसे कहते हैं वी आकार की घाटी, नदी वी आकार की घाटी, ठीक है। और इन्हें कहते हैं गोर्ज, इसे कहते हैं गोर्ज। नंबर 2 वाले को गोर्ज। ये वी आकार जब और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो गोर्ज, और जब नदी और अधिक गहराई आकृति बना लेती है तो इसे कहते हैं कैनियन, कैनियन। तो ये तीनों सतलाकृतियाँ बनाती हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बनाती है। जब जियोमॉर्फोलॉजी में हम नदियों द्वारा बनी सतलाकृतियाँ पढ़ेंगे ना, चैप्टर नदी सतलाकृतियाँ, तब वहाँ पर आपको एक एक फीचर अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगी। यहाँ पर देखो, तो नदी इस तरीके से जब उसमें पानी की मात्रा अधिक है तो वो किनारों को न काटकर अपनी ही तली को काटेगी, और अपनी तली को काटकर अलग अलग फीचर्स बनाती है, जैसे शिप्रिकाएँ बनाती हैं, पोर्ट होल्स बनाती है, जिसे जलज गर्तिका कहते हैं। तो इस तरीके से नदी अपनी गहराई, अपनी घाटी को काटते हुए अलग अलग टाइप के फीचर्स का निर्माण करती है। इतना समझ गए। अब नदी में धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हुई, क्योंकि उसने कहीं नदी में पानी वैसे यूज़ हो गया, कहीं पर किसी एरिया ने पी लिया, कोई सूखा एरिया आ गया वहाँ पर यूज़ हो गया। तो मीन्स नदी में जो पानी की मात्रा है वो अब थोड़ी कम हो गई। तो नदी की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, ठीक है। नदी की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया? तो भाई फर्स्ट स्टेज के अंदर जो नदी है वो अलग अलग टाइप के फीचर्स बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, शिप्रिकाएँ बनाती हैं, पोर्ट होल्स बनाती हैं, गोर्ज, कैनियन, आपकी वी आकार की घाटी। तो इस तरीके के अलग अलग फीचर्स का निर्माण करती है। और यहीं पर युवावस्था में ही सरिता अपहरण जैसी भी घटनाएं होती हैं। सरिता अपहरण मीन्स नदी की, मान लो कोई धारा अलग हो गई नदी से, नदी का कुछ पानी अलग होकर किसी और डायरेक्शन में बहने लग गया और वो आगे ही बढ़ता चला जाता है, और उस जो हमारी नदी है उससे वो कट जाता है। तो इस तरीके की घटनाओं को कहते हैं सरिता अपहरण, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि फर्स्ट में पानी की मात्रा भी अधिक और स्पीड भी अधिक, और सेकंड के आते आते पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सेकंड स्टेज इज प्रौढ़ावस्था। सेकंड स्टेज शुरू होती है फिर नदी की प्रौढ़ावस्था। देखो इतनी ज़्यादा तो बूढ़ी नहीं होती, प्रौढ़ावस्था वाले लोग भी अच्छे खासे कमाते हैं, ठीक है। ना तो ये नहीं कह सकते वो बहुत ही ज़्यादा जवान होते, बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, बट बूढ़े भी नहीं होते। भाई एक बेटर लाइफ स्टाइल जीते हैं प्रौढ़ावस्था वाले। तो उसी तरीके से नदी में भी ज़्यादा पानी की मात्रा कम नहीं होती, थोड़ी बहुत पानी की मात्रा कम होती है, बट प्रौढ़ावस्था के अंदर नदी अपनी घाटी को काटना बंद कर देती है। क्या करती है? नदी अपने किनारों को काटने लग जाती है, यानी नदी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। तो आप याद रखोगे, प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है? चौड़ी होना शुरू हो जाती है, अपने किनारों को काटने लग जाती है। मान लो नदी का पानी आ रहा है, अपने किनारों को काट के फिर किनारा यहाँ बना लेगी, फिर यहाँ बना लेगी। तो इस तरीके से नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। तो नदी चौड़ी होती चली जाती है। नदी अपना पार्श्विक अपर्दन करती है। कैसा अपर्दन करती है? पार्श्विक। पार्श्विक मीन्स किनारों का अपर्दन करती है। अपर्दन तो आप जानते हो, एरोजन यानी काटना। पानी जब अपना नदी वो मिट्टी को काटता है तो उसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो नदी अपना क्या करती है? पार्श्विक अपर्दन करती है प्रौढ़ावस्था में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, नदी किस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन करती है या अपने किनारों को काटती है? तो आपको पता होना चाहिए ऐसा प्रौढ़ावस्था के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछे
यहाँ पर नदी जो घाटियाँ हैं वो गहरी नहीं होती, यानी नदी अपनी घाटियों को गहरा करना बंद कर देती है। नदी अपनी घाटियों को गहरा करना बंद कर देगी और अपने किनारों को काटना शुरू कर देती है और चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार की जब नदी अपने किनारों को काटती हैं तो कौन सी फेमस आकृतियाँ बनती हैं? तो यहाँ पर नदी जैसे जलोढ़ पंख बनाती हैं। ये सारे फीचर्स मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, अलग से क्लास में। जलोढ़ पंख बनाती हैं, जलोढ़ शंकु बनाती है। तो इस तरीके के फीचर्स बनते हैं प्रौढ़ावस्था के अंदर। ठीक है, तो नदी की प्रौढ़ावस्था हम तीनों ही अवस्था पढ़ेंगे जब नदी सतला करती पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ये तो हम डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ रहे हैं, इसे भौगोलिक चक्र भी कहते हैं, भू आकृतिक चक्र भी। तो देखो ये जो फीचर्स अलग अलग बनाए, तो डेविस यही तो कहता है कि नदी युवावस्था में तो अलग अलग फीचर बना रही है, प्रौढ़ावस्था में अलग, अभी वृद्धावस्था में भी और भी अलग बनाएगी। तो प्रौढ़ावस्था के अंदर जो नदियां हैं वो बाढ़ के मैदान भी बनाती हैं, यानी नदी चौड़ी होती जाएगी। अब नदी चौड़ी हो रही है, मान लो नदी साइड वाला एरिया कैप्चर कर रहा है और साइड में कोई गांव बसा है तो उसको डुबो डालेगी, यानी बाढ़ आ जाएगी। तो नदी बाढ़ के मैदान बनाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रौढ़ावस्था के अंदर नदी विसर्पाकार मार्ग बहुत अपनाती है, यानी मियांडर्स बनाती है। विसर्पाकार यानी मियांडर्स, क्योंकि नदी मान लो एक नदी बह रही है यहाँ से, अब नदी के मार्ग में कोई है ना यहाँ पर पहाड़ी आ गई, तो नदी ऐसे नहीं कि इसको काट दे, बल्कि इस साइड से बहना शुरू कर देगी और फिर ऐसे घूम के ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से ये घुमाव आ जाते हैं प्रौढ़ावस्था के अंदर, क्योंकि नदी में इतनी क्षमता नहीं होती, इतना तेज पानी का बहाव नहीं होता कि बीच में जो भी आ गया है उसको काट के अपने साथ बहा ले जाए। तो थोड़ी पानी की मात्रा यहाँ पर कम हो जाती है। तो आई थिंक आप समझ चुके हो कि प्रौढ़ावस्था में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है, नदी अपनी घाटियों को काटना बंद कर देती है प्रौढ़ावस्था के अंदर। तीसरी अवस्था है डेविस महोदय के अनुसार भौगोलिक चक्र में नदी की वृद्धावस्था। अब हो गई है बेचारी बूढ़ी, अब बुढ़ी हो गई है तो भाई क्या करेगी? ठीक है, अब तो उसमें पानी भी कम, अब उसमें क्षमता भी नहीं। तो जब नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, तो देखो यहाँ से वृद्धावस्था शुरू होती है और नदी फिर अपने बेस लेवल यानी आधार तल को, ये है नदी का बेस लेवल, आधार तल। जब नदी समुद्र में मिल जाती है, जब नदी में पानी की मात्रा कम, जबकि उसमें गाद, कीचड़, कंकर, पत्थर, छोटे छोटे मिट्टी, गाद, मिट्टी के कण, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त करती है, जिसे कहते हैं नदी अपने आधार तल को पहुंच गई। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, डेविस की किस अवस्था में नदी अपने आधार तल को प्राप्त करती है? तो कौन सी अवस्था होगी? वो होगी आपकी वृद्धावस्था। यहाँ पर आपका क्षैतिज अपर्दन अधिक होने से घाटियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं, यानी यहाँ पर भी रिवर अपनी जो गहराई है उसको तो कुछ नहीं करेगी क्योंकि इतना अधिक पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी रिवर अपने किनारों को ज़्यादा काटेगी, रिवर अपने किनारों को ज़्यादा काटेगी। बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर भाई रिवर अपने किनारों को काटेगी और किनारों को ही काट के और अधिक चौड़ाई में फैलती चली जाती है, डेल्टा भी बनाती है यहाँ पर आकर। अब क्या होता है, अब आपका आता है क्वेश्चन, यहाँ पर एक संपूर्ण एक मैदान बन जाता है, एक संपूर्ण मैदान बन जाता है ये, ठीक है, जहाँ पर नदी फैल जाती है, अपने बेस लेवल को प्राप्त करती है, एक प्लेन एरिया दिखता है ऊपर से, और इस प्लेन एरिया को क्या कहते हैं? संप्राय मैदान, संप्राय मैदान। तो आप इस संप्राय मैदान को याद रखोगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है तो उसे, उस मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको संप्राय मैदान कहते हैं। अब क्या होता है, जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर रही होती है तो बीच में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी आ जाती है, कई बार बीच में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी आ जाती हैं। अब इन पहाड़ियों को भी स्पेशल नाम दिया डेविस महोदय ने, मोनोडनोक, मोनाडनोक, मोनाडनोक। ये एग्जाम में पूछी जाती है पीजीटी लेवल पर। जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त करती है तो कुछ पहाड़ियाँ अवशिष्ट के रूप में खड़ी रह जाती हैं, यानी ये ठूठ टाइप पहाड़ियाँ होती है, ठूठ कह सकते हो आप हरियाणवी लैंग्वेज में इन्हें। तो ठूठ टाइप पहाड़ियाँ होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भाई मोनाडनोक। क्या कहते हैं? मोनाडनोक। तो आप इसको याद रखोगे, मोनाडनोक क्या है? ये एक अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर रही होती हैं तो कुछ पहाड़ियाँ
एक अवरोध के रूप में खड़ी हो जाती हैं, अड़के खड़ी हो जाती हैं, और उनको कहते हैं मोनोडोनोक। और जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त करती है तो एक मैदान बनाती हैं जिसे कहते हैं संप्राय मैदान, और इस संप्राय मैदान को पैनी प्लेन भी कहते हैं। इस संप्राय मैदान को पैनी प्लेन भी कहते हैं। तो ये था आपका डेविस महोदय का भू आकृतिक चक्र। ठीक है, तो डेविस महोदय ने अपने भू आकृतिक चक्र में कि एक फीचर्स किसी भी प्रोसेस के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो आकृतियाँ बनती है वो कैसे बनती हैं। तो देखो, उन्होंने नदी के द्वारा पूरा अपना चक्र प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बताया था युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है डेविस महोदय के अनुसार। इनके ही अपोजिट थे पैंक महोदय। आप पैंक महोदय का फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पैंक महोदय ने इस भू आकृतिक चक्र की आलोचना की थी। ठीक है, उन्होंने कई चीजें इसमें गलत बताई थी, बट पैंक और डेविस का जो आकृतिक चक्र था वो काफी हद तक सेम था। सिंपल सी बात है, डेविस महोदय के आकृतिक चक्र में 3 अवस्थाएं थी, पैंक ने उसे 5 अवस्थाओं में बांटा था, पर चीजें सेम थी, सेम नदी थी, सेम चीजें थी। तो जो हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम केवल डेविस का ही पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, पहली अवस्था में नदी अपनी घाटियों को गहरा करती है, अपनी तली को काटती है। सेकंड अवस्था में नदी चौड़ी होती है, ठीक है, घाटियों को काटना कम कर देती है। तीसरी अवस्था में बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, एक मैदान में बदल जाती है नदी, जिसे संप्राय मैदान कहते हैं, पैनी प्लेन कहते हैं। और नदी अपने बेस लेवल यानी आधार तल को प्राप्त करके लास्ट स्टेज में समुद्र के अंदर मिल जाती है। और कुछ पहाड़ियां होती हैं जिसे मोनोडोनोक कहते हैं। उसके साथ साथ आपको डेविस की त्रिकुट भी याद रखनी है, संरचना अवस्था प्रक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और ये भू आकृतिक चक्र किसने दिया, तो ये किसने दिया था भाई, आपका डेविस महोदय ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। तो अच्छे तरीके से गाइस आप इन सबको कर लेना।